हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। टेलीपोर्टेशन यानी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर प्रकट हो जाना। क्या ये संभव है? बिल्कुल। खाओ माँ कसम। अरे इतना सीरियस नहीं होना था। अब ये सारे काम हम बिना कसम वसम खाए भी तो कर सकते हैं। देखो विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि अगर हम इधर उधर की टेक्नोलॉजीज को असेंबल कर दें तो लगता है कि टेलीपोर्टेशन संभव है। नहीं, लगता नहीं है, बल्कि 100% संभव है। पर कैसे? आओ पता करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि साइंस फिक्शन मूवीज में हमें किस तरह का टेलीपोर्टेशन परोसा गया है। तो सबसे पहला टेलीपोर्टेशन है जो हमें एक्स-मैन मूवीज में दिखाया गया है। ये जो आप पूंछ वाले अंकल देख रहे हो ना, हाँ यही टेलीपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हमारी वीडियो में ये वाला टेलीपोर्टेशन मिलेगा? नहीं, ये देखो नाजायज मांग है, इतना नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, साइंस की भी लिमिट होती है। चलो दूसरे टेलीपोर्टेशन पर चलते हैं, मैट्रिक्स मूवी वाला। अब इसमें ये जो दो अंकल जी हैं, ये भी खड़े खड़े एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या ये वाला संभव है? वेल नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, है भैया कैसे करोगे? मतलब कुछ होगा कि नहीं? भाई साहब बिल्कुल होगा। परेशान काहे हो रहे हो? मार्वल मूवीज पर चलो। अब मार्वल मूवीज में थॉर जिस तरीके से टेलीपोर्ट होता है वो संभव है। मतलब विज्ञान की मदद से हम ऐसी चीजों का निर्माण कर सकते हैं जो ये जो जुगाड़ इन्होंने मतलब एसगार्ड में इस्तेमाल करा था, इससे मिलता जुलता एक जुगाड़ बनाकर और ठीक इसी तरीके से टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस बार बिल्कुल सीरियस हूँ। और जब तक ये वीडियो खत्म होगी आपके हाथ में ये मशीन होगी, 100% होगी। और अगर अब आप हो तैयार तो चलो लगाते हैं विज्ञान का दरबार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं किस तरह के टेलीपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, ताकि हम एक ही पेज पर आ जाएं। तो जी हमारा सिस्टम ताबड़तोड़ रफ्तार पर काम करना चाहिए, 100% एक्यूरेट होना चाहिए। और इस टेलीपोर्टेशन की यात्रा में अपने को दर्द नहीं होना चाहिए, मतलब सारा मामला पेनलेस होना चाहिए। और ये जुगाड़ इंस्टेंटली हमें कहीं पर भी भेजने में सक्षम होना चाहिए। और हाँ, आखिरी और सबसे जरूरी चीज भाई साहब भरोसे का होना चाहिए। अब आप ऐसे जुगाड़ का क्या करोगे जो आपको आधा टेलीपोर्ट करके आपसे कह दे मैं तो आधा ही करेगा। अब आपका आधा शरीर स्पेस टाइम में कहाँ भटकेगा? हमको एक संस्कारी मशीन चाहिए जो हमें टेलीपोर्ट करते हुए कोई नौटी हरकत ना दिखा दे। तो अगर किसी मशीन में ये सारे गुण हमें मिल गए तब हम कह सकते हैं कि हाँ टेलीपोर्टेशन संभव है। तो अब बारी आती है ये पता करने की कि विज्ञान में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम इकट्ठा लाकर इस तरह की मशीन का निर्माण कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, टेलीपोर्ट मशीन से छूमंतर होने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला मैटर ट्रांसफर और दूसरा डाटा ट्रांसफर। अब ये क्या होते हैं आइए समझाता हूँ। तो अगर मैं मैटर ट्रांसफर की बात करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो हमारे शरीर को एटम्स में तोड़ दे और इन एटम्स की एक बीम बनाकर जहां पर हमें जाना है वहां भेज दे। अब वहां पर लगा हुआ एक रिसीवर हमारे एटम्स को रिसीव करेगा, वापस रीअरेंज करेगा और हमें उसी रूप में लेकर आ जाएगा जिस रूप में हम टेलीपोर्ट होने से पहले दूसरी जगह पर थे। लेकिन मैटर ट्रांसफर में एक भयंकर समस्या है और समस्या है ये कि हम मैटर को लाइट की स्पीड से नहीं भेज सकते। अब भैया क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि भाई साहब ऐसा करने पर रिलेटिविटी अपना मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? अब इसमें किस बात का एटीट्यूड है? आओ जरा इसको समझ लेते हैं। अब देखो, ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। जब हम किसी मास को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट कराते हैं तो उसका रिलेटिविस्टिक मास बढ़ता है। अब अगर उसका मास बढ़ेगा तो उसको एक्सेलरेट कराने में लगने वाली एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती ही चली जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे हाँ ठीक है, तो कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी इस काम के लिए? भाई साहब सारी की सारी, मतलब कितनी सारी? जितनी इस यूनिवर्स में अवेलेबल है, सारी की सारी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन कहकर जा चुके हैं। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अंकल जी। अब थोड़ी बहुत रिलेटिविटी तो हमने भी पढ़ी है, तो लग तो नहीं रहा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हमसे मजाक करके गए हैं। वैसे नॉर्मली हम इनर्शियल मास और कभी कभार नहीं मतलब अधिकतर कैलकुलेशन में ग्रेविटेशनल मास को कंसीडर करते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। अब देखो, इसके बारे में और बताकर मैं आपको बोर नहीं करने वाला। अगर आपको जानना है तो इस चैनल पर आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, आराम से देखो, सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, कुल जमा बात ये निकलती है कि हम आपके एटम्स को एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटम्स का डाटा जरूर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? नहीं।
चलो चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। तो जी अब अपना नया प्लान ये है कि हम अपने एटम्स का डाटा निकालेंगे, उस डाटा को एक दूसरी मशीन में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि जहां पर हमें टेलीपोर्ट होना है वो मशीन उस डाटा को रीड करेगी और वहां पर मौजूद एटम्स को रीअरेंज करके उस डाटा की हेल्प से हूबहू बिल्कुल हमारी सेम कॉपी बना देगी, मतलब कॉपी नहीं ओरिजिनल ही बना देगी, और इस तरीके से हम टेलीपोर्ट होंगे। लो जी हो गया काम खत्म, हो गए हम टेलीपोर्ट। अब इस पूरे काम में क्योंकि मास का चक्कर नहीं है तो हमें रिलेटिविस्टिक मास का कीर्तन सुनने को भी नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हमारा प्लान रेडी हो चुका है। अब देखते हैं कि जरा इसको बनाने में, यानी कि इस तरह की मशीन को बनाने में हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं और उन समस्याओं को हम विज्ञान का इस्तेमाल करके कैसे सुलझाएंगे। आइए बनाते हैं मशीन। तो इस मशीन को बनाने में जो सबसे पहली समस्या हमारे सामने आती है वो ये कि हम अपने शरीर के हर एक एटम का डाटा कैसे निकालेंगे और इस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे भेजेंगे। तो देखो डाटा निकालने का काम तो बहुत आसान है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, लेकिन भाई साहब ये जो डाटा भेजने वाला काम है ये आसान नहीं है। और वो कैसे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले जरा एक अच्छी खबर सुन लो। तो जॉइंट क्वांटम इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में एक एटम की क्वांटम स्टेट का डाटा दूसरे एटम में टेलीपोर्ट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। मतलब इस तरह की कलाकारी में हमें कामयाबी मिल चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो आप ये कह रहे थे कि डाटा भेजना आसान काम नहीं है, तो ये क्या हुआ है। तो भाई साहब रुको जरा, बात पूरी तो होने दो, सब समझ में आ जाएगा। देखो हमने एक एटम के डाटा को दूसरे एटम में टेलीपोर्ट करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिसकी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी। ये मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, आराम से पढ़ना। अब यहाँ पर आपके दिमाग में दो सवाल आ रहे होंगे कि आखिर इन लोगों ने ऐसी कौन सी खिचड़ी पकाई जिससे एक एटम का डाटा दूसरे एटम में ट्रांसफर हो गया, और दूसरा आखिर ये खिचड़ी इन्होंने पकाई कैसे है। अब देखो जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं करती है वहां एंट्री मारता है क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ जी कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर, ये आपत्तिजनक बात है सर। ये यही नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स पूरी आपत्तिजनक ही है अगर समझ में ना आए तो। इन्होंने क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके एक एटम से जानकारी दूसरे एटम में टेलीपोर्ट कर दी है। Scientists here at the Joint Quantum Institute have achieved the impossible. So teleportation really is possible. Quantum entanglement is a link that allows you to transfer information. It's very much like a cable, but the cable's not there. अब आता है सवाल कि क्वांटम एंटेंगलमेंट आखिर ये क्या चीज है। तो देखो क्वांटम एंटेंगलमेंट दो चीजों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जिसके पीछे के विज्ञान को आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि भैया आखिर इन लोगों ने दो एटम्स को एंटेंगल करा कैसे, मतलब एंटेंगलमेंट कैसे होता है, और दूसरा ये कि एंटेंगल होने के बाद डाटा ट्रांसफर कैसे होता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के केस में एक एटम के क्वांटम स्टेट की जानकारी दूसरे एटम में अपने आप पहुंच जाती है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप एक एटम को जो भी पट्टी पढ़ाओगे वही सेम चीज दूसरा एटम तोते की तरह बोलेगा, ऐसा नहीं होता। मतलब समझाना थोड़ा मुश्किल है, ये एक तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर तो है लेकिन वैसा डाटा ट्रांसफर नहीं है जैसा कि आप अक्सर इंटरनेट में देखते हो। तो अगर हम दो एटम्स को दो अलग अलग जगह पर रखकर बिल्कुल सिंक्रोनाइज लेजर्स की मदद से वाइब्रेट कराएंगे तो वो अपने आप एंटेंगल हो जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तो जी ये हो गया आपका एंटेंगल करने का तरीका। अब अगर हम एक एटम की प्रॉपर्टीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एटॉमिक, सब एटॉमिक, फिजिकल, केमिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, क्वांटम मैकेनिकल और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही ये जानकारी हमारे पास आएगी तुरंत ये सेम जानकारी उस एंटेंगल्ड एटम के पास अपने आप ही चली जाएगी और ये डाटा ट्रांसफर लाइट की स्पीड से भी तेज होगा। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक आदमी को उस मशीन में डालो और उसके जो एटम्स हैं उनका डाटा निकाल लो कि ये वाला एटम किडनी का है, ये फेफड़े का है, और ये डाटा जैसे ही आप मेजर करोगे अपने आप जो दूसरी जगह पर एंटेंगल्ड एटम्स हैं उनके पास पहुंच जाएगा। अब वो एटम्स उसी तरीके से अपने आप रीअरेंज हो जाएंगे, मतलब किडनी वाला एटम किडनी में चला जाएगा, फेफड़े वाला फेफड़े में, और पूरी बॉडी बनके तैयार हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे अरे वाह इसमें करना ही क्या है, एक आदमी को डाला, उसकी जानकारी निकाला और दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया। चलो यार अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। बिल्कुल भी नहीं, सारे गरीब अभी बिना मिठाई के बैठेंगे, क्योंकि जनाब मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आगे सुनिए, आपको जानना था ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि डाटा को ट्रांसफर करना आसान नहीं है। आइए बताता हूं। हमारे शरीर में कितने एटम्स हैं, मतलब अगर मैं एवरेज वेट 70 किलो का ले लूं तो हमारे शरीर में 7 × 10 की पावर 27 इतने एटम्स मौजूद हैं। ये वैसे कितने हैं ये, तो जनाब ये हैं आपके 7 ऑक्टिलियन।
अब 70 किलो वाले तो फिर भी ठीक, मेरे शरीर में तो 9.4 ऑक्टिलियन है। अब जो बात गौर करने की है वो है ये, क्या आपने ये सोचा कि एक एटम को एंटेंगल करने में कितनी बार कोशिश करी गई या कितना समय लगा? एक बार इसके बारे में जानकारी ले लो, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या और क्यों कह रहा था। रुको जरा, अभी आपके सामने डाटा पटकता हूं। तो देखो, जो पेपर मेरे हाथ में है उसके हिसाब से एक एटम को एंटेंगल करने में 4.5 करोड़ बार कोशिश करी गई। और ये आपको अगर ज्यादा नहीं लग रहा है तो आगे सुनो। और इस कोशिश को करने में लगभग 5 साल का समय लगा। तो यहां से मतलब ये निकलता है कि अगर एक एटम को एंटेंगल करने में 5 साल का समय लग रहा है, तो 70 किलो के 7 ऑक्टिलियन एटम्स को एंटेंगल करने में 35 ऑक्टिलियन का समय लगेगा। अब ये कितना बड़ा नंबर है, जरा उसका अंदाजा ले लो। हमारे ब्रह्मांड की उम्र है 13.8 बिलियन ईयर्स। तो आपके सारे एटम्स को एंटेंगल करने में कितने ब्रह्मांड बन जाएंगे, जरा पूछ लेते हैं एक बार। ये बताता हूँ। गूगल अम्मा जरा बताओ कि अगर हम 35 ऑक्टिलियन को 13.8 बिलियन से डिवाइड करें तो क्या आता है? The answer is 2 quintillion 536 quadrillion 231 trillion 884 billion 57 million 971,000. Oh shit! It is possible! It is possible! सुना आपने? इसीलिए मैं कह रहा था कि मिठाई अभी मत बंटवाओ। पर चलो, जो हुआ सो हुआ। अब क्या करें? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, मतलब लाइट की स्पीड से तेज टेलीपोर्ट होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब हमें जो भी करना है वो लाइट की स्पीड के आसपास ही करना पड़ेगा। चलो उसी पे फोकस करते हैं। अब तो थोड़ी देर के लिए ये जो डाटा भेजने वाला काम है इसको साइड पे ठिकाने लगाते हैं और ये देखते हैं कि हम एटम्स का डाटा निकालेंगे कैसे। तो जी, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे MRI मशीन का। और ये MRI मशीन जो पिक्चर हमें हमारे शरीर की देती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनती है। अब कोई पिक्चर उतनी ही क्लियर होगी जितने ज्यादा उसके अंदर पिक्सल मौजूद होंगे, मतलब वो शार्प होगी। अब देखो, आज की जो MRI मशीन है वो हमारे शरीर की एटॉमिक लेवल तक पिक्चर तो नहीं खींच सकती, लेकिन ये काम क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से हो सकता है। तो मान लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा ऑपरेटेड एक MRI मशीन हमारे शरीर को अच्छे तरह से स्कैन करती है और उसका एक पिक्सल हमारे एक सिंगल एटम को डिनोट करता है। अब क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर ये काम आसानी से कर देगा, तो लो जी, हमारी बॉडी का हर एक सिंगल एटम की फोटो बनकर तैयार, यानी कि उसका डाटा तैयार, जिसमें हर एक एटम की लोकेशन, पोजीशन, उसका काम, सब कुछ पहले से ही मौजूद है, जो क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमारी मशीन कुछ ऐसी होगी, एक बड़ा सा ताबूत और उसके चारों तरफ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगी। अब रेडियो वेव्स हमारी बॉडी को तीनों एक्सिस पर स्कैन करेगी, उसके हर एक एटम का डाटा निकालेगी और ये डाटा जाएगा एक क्वांटम कंप्यूटर में। और जैसा कि आप जानते हो कि हम डाटा की मदद से 3D मॉडल बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी भी बनकर तैयार हो जाएगी। अब ज्यादा टेंशन मत लो, बस डाटा भेजने की तैयारी करो, काम हो गया। वैसे मैं ये सोच रहा था कि आपने ये तो पूछा ही नहीं कि आखिर हमारी बॉडी का डाटा कितने GB का होगा, मतलब एक आइडिया तो होना चाहिए ना। आइए बताता हूँ। तो जी, वैज्ञानिकों के द्वारा एक रफ एस्टीमेट में पता लगा है कि हमारी पूरी बॉडी का डाटा लगभग 35,000 GB का होगा। Okay. मजा नहीं आ रहा है। नहीं, रुको, एक मिनट चेक करता हूँ। नहीं, गलत हो गया, सॉरी। लगभग 35,000 बिलियन GB का डाटा होगा। ये भगवान क्या जुल्म है। और रफ आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम इस डाटा को 5 TB के SSD में स्टोर करें तो हमें 7 लाख करोड़ SSD लग जाएंगी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा डाटा है तो हम इसको स्टोर नहीं करेंगे, बल्कि सीधा ट्रांसफर मारेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम इस सारे डाटा को दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट की मदद से भी ट्रांसफर करने की कोशिश करें तो भी भाई साहब हमें 1 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा।
तो जी अब क्या करें? अब समस्या ये है कि इंटरनेट चलेगा लाइट की स्पीड पर, और लाइट की स्पीड को हम बढ़ा तो सकते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के द्वारा डाटा ले जाने की क्षमता भी फिक्स है। लेकिन जरा सोचो, क्या हो अगर हम बिना लाइट की स्पीड को बढ़ाए इसकी डाटा ले जाने की क्षमता को बढ़ा दें तो? पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वेल देखो, शायद कर तो सकते हैं। आइए बताता हूँ। तो देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो, हम ऑप्टिकल फाइबर में डाटा को बाइनरी डिजिट्स यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में भेजते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि इंटरनेट कैसे काम करता है तो इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देख लेना। तो मैं कहां पर था? हाँ, डाटा पर। सुनिए, तो ऑप्टिकल फाइबर में आज के समय लाइट के जाने को हम 1 और ना जाने पर 0 मानते हैं। लेकिन जनाब, डाटा भेजने का एक और तरीका भी है, और इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से आपको समझ में आएगा कि जो आप ये सुनते हो कि फला जगह पर 1 टीबी पर सेकंड की स्पीड है या कहीं पर 400 टीबी पर सेकंड की स्पीड है, तो भाई साहब ये स्पीड आखिर आ कहां से रही है? इसकी पोल खुलने वाली है। देखो, लाइट एक ईएम वेव है और हर ईएम वेव का एक क्रस्ट और ट्रफ होता है, यानी कि कुबड़ सा जो निकला होता है वेव में वो, और एक गड्ढा। तो ये जो कुबड़ निकला होता है ये होता है आपका क्रस्ट, और ये जो गड्ढा है ये हो गया आपका ट्रफ। तो अगर हम अपने डाटा ट्रांसफर के भेजने के तरीके में थोड़ा बदलाव करें और इस कुबड़ को यानी कि इस उभार को 1 मान लें और इस गड्ढे को 0 मान लें, तो डाटा ट्रांसफर के लिए लाइट के सिग्नल के जाने को 1 और ना जाने को 0 मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हम कंटिन्यूअस वेव से डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आइए बताता हूं। मेरी बात पर गौर करो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप इसे झेल गए तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए, अगर हम इस वेव के वेवलेंथ को छोटा कर दें और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो हम पहले से ज्यादा डाटा भेज सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब इस बात का क्या मतलब निकलता है? आइए समझाता हूं। तो इसको समझने से पहले जरा आप वेवलेंथ को समझिए। एक वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ होता है 2 पीक या 2 वैली के बीच की दूरी, या फिर जो उनकी मीन पोजीशन है उनके बीच की दूरी। अब एक उदाहरण के लिए मान लो कि 1 मीटर के अंदर 2 पीक आ रही हैं, लेकिन जरा ये सोचिए, अगर इस वेव की वेवलेंथ छोटी हो जाए तो उसी 1 मीटर के अंदर हो सकता है कि 10 पीक आ जाएं। अब जरा आप ये सोचिए, अगर हर एक पीक पर एक 1 बैठा है और हर वैली में एक 0 बैठा है, तो जहां पहले 1 मीटर में 2 पीक आ रही थी यानी कि 2 बाइनरी डिजिट आ रही थी, अब उसी 1 मीटर में वेवलेंथ के छोटे होने की वजह से ज्यादा 0 और ज्यादा 1 आएंगे, यानी कि पहले से ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितने समय में जितना हम डाटा ट्रांसफर कर रहे थे, अब उसी समय में उससे ज्यादा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब जरा आप ये सोचिए, अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा देते हैं तो ये पीक और वैली और ज्यादा बढ़ जाएंगी, यानी कि उतने ही समय में और ज्यादा डाटा ट्रांसफर, और यही तो हमें चाहिए। लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक भयंकर समस्या है। जिस वेव की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो है गामा रे, और जनाब गामा रे को हम ऑप्टिकल फाइबर से भेज नहीं सकते। ये गामा रे हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के कन्ने टाइट कर देगी और क्वांटम कंप्यूटर के तारों का सितार बजा देगी। तो जी अब क्या करें? तो भाई साहब अब हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरे का, लेकिन इसके साथ भी वही समस्या है, ऑप्टिकल फाइबर में एक्सरे भी ट्रेवल नहीं कर सकती। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे? चिंता ना करो, सारे दुख खत्म होंगे। जरा ये सुनो। अब देखो, क्योंकि एक्सरे बहुत ही पावरफुल है तो ये ऑप्टिकल फाइबर में लीक कर जाएगी। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम इस ऑप्टिकल फाइबर को ठिकाने लगा दें। मतलब ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करने के बजाय हम लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट का इस्तेमाल कर लें। अब ये कैसे होगा आओ बताता हूँ। तो देखो, जब हमारा क्वांटम कंप्यूटर डाटा को एक्सरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा होगा तो उसके बाद एक्सरे की एक पावरफुल बीम बनाकर हम सीधा लो अर्थ में घूम रही सैटेलाइट के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, और अब ये सैटेलाइट धरती में जहां पर भी रिसीवर लगा होगा वहां पर डाटा को भेज देगा। अब सवाल आता है ये, क्या हम ये काम कर सकते हैं? तो भाई साहब नासा ने सन 2016 में इस काम को कर के सारे सिस्टम पैक करके साइड में लगा दिए। नासा ने इस सिस्टम को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सन 2019 के आसपास इस्तेमाल किया था, जिसका उस समय नाम था एक्सकॉम, यानी कि एक्सरे के द्वारा किया गया कम्युनिकेशन। लो जी, हो गया आपका टेलीपोर्टेशन। अभी एक और समस्या बची हुई है, सुनिए। मुझे घर जाना
जाना है। बस थोड़ी देर और दीदी, आपको घर भिजवा देंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो टेलीपोर्टेशन से ही भिजवाएंगे। मेरे पास डाटा तो आ चुका है, लेकिन हम इस डाटा को रीअसेंबल कैसे करें? तो इसका जवाब दिया है माइकल थ्रेडर ने, जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर पेपर नहीं बल्कि पूरी लाइब्रेरी लिख डाली है। और इनके डायपर से लेके गाड़ी के वाइपर तक पूरी जन्म कुंडली आपको एक पीडीएफ के रूप में विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। आराम से जाके पढ़ लेना। पर इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये महाशय है सेंटर ऑफ रेस्पॉन्सिबल नैनो टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर, और ये जनाब एक फ्यूचरिस्ट भी हैं, मतलब के भविष्य में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप होने वाली है, इसका ढोल बजाने का भी ठेका इन्हीं के पास है। अब इन जनाब के हिसाब से आने वाले 10 साल के अंदर हम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से चीजों को एटम बाय एटम रीअसेंबल कर पाएंगे, और आज के समय इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलो एक बार दोबारा सारी चीजों का हिसाब किताब जोड़ लेते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई बातों में और आपके द्वारा समझी गई चीजों में कोई अंतर ना हो, यानी कि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। तो भैया जिसको टेलीपोर्ट होना है वो इस ताबूत के अंदर जाकर स्कैनर के ऊपर खड़ा हो जाएगा। अब इस ताबूत के चारों तरफ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होंगी। अब पल्सेटिंग रेडियो वेव आएगी और बॉडी के हर एक एटम को 3D स्कैन करेगी, मतलब कि उसकी इमेज तैयार करेगी। और अब ये सारा डाटा जाएगा एक क्वांटम कंप्यूटर में, जो कि इसको सुपर इम्पोज करेगा एक्सरे के ऊपर, और ये एक्सरे अर्थ से सीधा लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट पे जाएगा, और वहां से ये सैटेलाइट किसी दूसरे सैटेलाइट में भेजेगी। और दूसरे सैटेलाइट को इस्तेमाल करने का कारण ये है कि अगर मान लो जहां से हमने डाटा भेजा उसको रिसीव करने वाला रिसीवर अगर धरती के दूसरे कोने पर है, तो एक सैटेलाइट की मदद से ये काम नहीं होगा, फिर हमें इसमें मल्टीपल सैटेलाइट्स लगानी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर मान लो कि एक कोने से भेजा और दूसरे किसी कोने पर रिसीवर रखा है, तो ये काम एक सैटेलाइट से भी हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आंख से लेकर दांत और बाल से लेकर खाल, हर चीज के एटम का एग्जैक्ट डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। अब रिसीवर में जाने के बाद ये डाटा एक क्वांटम कंप्यूटर में जाएगा, जो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहां पर मौजूद एटम्स की मदद से एटम बाय एटम चीजों को जोड़कर टेलीपोर्टेशन का काम पूरा करेगा। चलो यार अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। चलो अब गरीबों में मिठाई बंटवा दो, एक भी गरीब बचना नहीं चाहिए। सिस्टम फाड़ देंगे, मतलब सिस्टम वगैरह फाड़ने को रह नहीं देते। अभी एक प्रॉब्लम और बची है, सुनो। ओ भाई मारो, मुझे मारो। भाई साहब आपने टेलीपोर्टेशन का काम तो पूरा कर लिया, लेकिन उस गरीब का क्या होगा जिसको आपने स्कैन करा था? वो तो अभी भी वहीं का वहीं है। वैसे ऐसा नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मतलब अगर आप चाहो तो हम उसको जिसको हमने स्कैन करा है उसे लगा देते हैं, साइड में ठिकाने लगा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि सारा प्रोसेस पेनलेस होना चाहिए, तो बस यहीं पे फंस गया मैं। मतलब कुल मिलाकर पेनलेस तरीके से शरीर को ठिकाने लगाने का तरीका ये दिमाग में अभी नहीं आ रहा। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से कोई चीज मिस हो गई हो, और क्या पता इसका जवाब आपके पास हो। और चिंता नहीं, इतनी प्रॉब्लम सुलझाई है, ये भी सुलझा लेंगे। वैसे अगर आप गौर करो तो ये वाला टेलीपोर्टेशन आपको मैट्रिक्स मूवी से मिलता जुलता लगेगा, यानी कि एक शरीर दो अलग अलग रूप में डाटा कनेक्शन की वजह से दो अलग अलग जगह पर मौजूद है। अब देखो ये एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता तो हम कह ही सकते हैं। और हाँ, मार्वल मूवीज में भैया हथौड़ाधारी यानी कि थॉर बाबू, वो भी तो इस बाइफ्रॉस्ट नाम की सैटेलाइट से रोशनी की मदद से इधर उधर टेलीपोर्ट हो रहे थे। तो अपना जुगाड़ कौन सा कम है? ये भी तो कुछ कुछ वैसा ही काम कर रहा है। मतलब लाइट भी है, सैटेलाइट भी है और टेलीपोर्टेशन भी है। अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात देखो, इस वीडियो का मकसद सूडो साइंस या फिर साइंस फिक्शन को सही साबित करना नहीं था, बल्कि आपको ये याद दिलाना था कि साइंस कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर हम चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा सा सही कर दें। बस मैं एक बात अपनी क्लास में हमेशा कहता हूँ, इमेजिनेशन इज द सीड ऑफ इनोवेशन। कल्पना ही वो बीज है जो नई नई चीजों को जन्म देती है। अब देखो अगली वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक उड़न तस्तरी, यानी कि एंटी ग्रेविटी फ्लाइंग सॉसर, और ये उड़ेगा, विज्ञान के नियमों के अंदर रह के उड़ेगा। अब देखो वैसे तो वीडियो पूरी हो चुकी है, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, और सवाल है ये, क्या हम बिना पढ़े लिखे चीजों को यानी कि नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर डाल सकते हैं? क्या हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में ये चीज पॉसिबल होगी? और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो शायद मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।